हेलो स्टूडेंट्स, आज के अध्याय 1 में हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, ये फिल अप द ब्लैंक्स का प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द में से हमको छांट कर भरना है। निम्न शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात खाली स्थान में हमको खाली जगह में जो शब्द दिए इनमें से भरना है। पहला शब्द है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। आइए पहला फिल अप द ब्लैंक्स देखते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम फसल कहते हैं। तो इसमें जो शब्द भरा जाएगा इस खाली जगह में, इसमें आएगा फसल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की रिक्त स्थान होती है तैयारी। इसमें जो दूसरा शब्द भरा जाएगा दूसरे रिक्त स्थान में वो होगा तैयारी। आइए तीसरा देखते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर रिक्त स्थान लगेंगे, अर्थात इसमें आएगा तैरने लगेंगे। अगर जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, जो खराब बीज होते हैं, वो हल्के होते हैं, उनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो वो जब उनको पानी में डाला जाता है तो जल की सतह पर क्या होते हैं, वो तैरने लगते हैं। फसल को उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं, पौधों को उगने के लिए प्रकाश चाहिए, जल की आवश्यकता होती है और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ये पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो इस फिल अप द ब्लैंक्स के पहले रिक्त स्थान में, पहले खाली जगह में भरा जाएगा जल और दूसरे में आएगा खनिज लवण। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका मिलान उनके सामने ही कॉलम बी में शब्द दिए हुए हैं, उनसे करना है, लेकिन ये जो है क्रम से नहीं है, आगे पीछे हैं। कॉलम ए का पहला शब्द है खरीफ फसल, तो ऐसे ही कॉलम ए का दूसरा शब्द है फसल, रबी फसल। कॉलम ए का तीसरा है रासायनिक उर्वरक और कॉलम ए का चौथा जो शब्द है वो कार्बनिक खाद। कॉलम बी के जो शब्द हैं इनमें से हमको छांट कर भरना है। मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। डी गेहूँ, चना, मटर। ई धान। आइए देखते हैं किस में कौन सा आएगा। कॉलम ए का पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल यानी कि जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसमें धान एवं मक्का आएगी। तो खरीफ फसल के जो उदाहरण हैं ये ई पॉइंट से मिलान खाते हैं, मैच करते हैं। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल जो फसल सर्दी की ऋतु में उगती है, तो इसमें जो मैच करता है डी है गेहूँ, चना, मटर। ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों के अंदर जो आते हैं वो हमारे यूरिया होता है, सुपर फॉस्फेट होता है और भी कई होते हैं, लेकिन हमारे इसके हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये इससे मैच करता है। आइए देखते हैं चौथा है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद जो होती है वो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष आदि से कार्बनिक खाद बनाई जाती है, कार्बनिक खाद प्राप्त होती है। तो इसका जो मिलान है, मैच है, वो ऑप्शन सी से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। ये एग्जाम्पल पूछ रहा है। खरीफ फसल यानी खरीफ फसल में के हमको 2 उदाहरण देने हैं, केवल उनके नाम बताने कौन सी फसलें खरीफ की फसलें होती हैं, उगती हैं। तो इसके उत्तर हो सकते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। तो ये जो है फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। इनमें से कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 2 की कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। रबी फसल, तो इसमें रबी फसल हमको उदाहरण लिखने, रबी फसलों के हमको नाम लिखने हैं।
रबी फसलों में आपके गेहूँ होती है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है आदि है। इनमें से कोई से भी आप दो इसमें आप लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक एक पैराग्राफ लिखवा रहा है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें एक एक पैराग्राफ लिखना है। निम्न शब्दों पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। पहला है मिट्टी तैयार करना। हमको मिट्टी तैयार करने के ऊपर अपने शब्दों में अपनी भाषा में एक पैराग्राफ हमको लिखना है। आइए इसको देखते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना कृषि का पहला चरण होता है। जो कृषि होती है, जो खेती होती है, इसका पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना। इसमें मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो मिट्टी तैयार करने इसमें यही किया जाता है, मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, इसे पोला बनाया जाता है, जो क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। मिट्टी को उलटने पलटने पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो हम जो इसमें काम कर रहे हैं इसको एक विशेष टर्म दी गई है, विशेष शब्द से हम बोलते हैं, इसको कहा जाता है जुताई। जो कृषक परिवार से जुड़े हुए छात्र हैं वो जानते हैं, इसको आम बोलचाल की भाषा में जोत लगाना भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं, क्योंकि उनमें हवा होती है। जो पोली जगह होती है उनमें रिक्त स्थान होता है, तो उनमें हवा होती है। हवा होने के कारण से जो जड़ होती हैं, जड़ें होती हैं, जड़ों पर रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जड़ों में, तो उनकी सहायता से वो आसानी से जो है श्वसन कर सकती हैं। क्योंकि ऊपरी परत कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, क्योंकि जो ऊपर की परत होती है उसके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस ज़्यादा होता है, तो वो जो कुछ सेंटीमीटर ऊपर वाली परत होती है ये पौधों की वृद्धि के लिए विशेष सहायक होती है, पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उलटने पलटने पोला करने से जो पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और इन पोषक पदार्थों का पौधे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आजकल मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चरण है। आइए अगला हम देखते हैं। इसमें में पूछ रहा है बुआई के बारे में। बुआई क्या होती है, सोइंग क्या होती है। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण बोने से पहले महत्वपूर्ण चरण है ये। जैसे मिट्टी तैयार करना एक है, तो ऐसे ही बोना भी एक महत्वपूर्ण चरण है। तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी क्वालिटी वाले जो बीज होते हैं किसान भाई उनका चयन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं, और अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे कि अच्छा उत्पादन हो, ज़्यादा पैदावार हो। ऐसे बीजों को क्या की जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। और जो हल्के ख़राब बीज होते हैं जिनके उगने की संभावना कम होती है, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बुआई परंपरागत औजार व सीड ड्रिल दोनों से की जाती है। बुआई करने का, खेत में बीज बोने का जो तरीका है परंपरागत औजार और सीड ड्रिल दोनों ही तरीके से की जाती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर से चलने वाले सीड ड्रिल का भी उपयोग होता है, क्योंकि आधुनिक समय है। आधुनिक समय में तकनीकी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हर जगह हो रहा है, तो कृषि में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में ट्रैक्टर से चलने वाले इनका उपयोग होता है, सीड ड्रिल का उपयोग होता है। और जो सीड ड्रिल के से इस प्रकार का जो आधुनिक तकनीक का अपनाकर जो बुआई की जाती है, सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, इससे समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निराई। निराई क्या होता है, खरपतवार होती है। हमने कई बार देखा होगा कि गमलों में, खेतों में कुछ पौधे अनावश्यक उगाते हैं, वो अवांछित पौधे होते हैं, इनको बोया नहीं जाता है। तो फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे अपने आप ही उगाते हैं, इनको हम खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है, निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान कई तरीके अपनाता है, कई विधियाँ अपनाता है। कई विधियों को अपनाकर किसान क्या करता है, इनको नियंत्रित करता है, अर्थात निराई का कार्य करता है। पहला है खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ से उखाड़कर अथवा भूमि के पास से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो हाथ से या तो उखाड़ ही दिया जाता है पूरे पौधे को, खरपतवार के पौधे को, या जो है भूमि के पास से उसको काट दिया जाता है, और ये काटने कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। दूसरा तरीका है खरपतवारनाशी रसायनों जैसे 2,4-D
का स्प्रे करके, छिड़काव करके भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। जो इस प्रकार के जो रसायन है ये खरपतवार नाशी रसायन होते हैं। ये खरपतवार नाशी जो रसायन होते हैं, ये रसायन केवल खरपतवार को ही हानि पहुंचाते हैं। जो फसल होती है, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो हमारी फसल के पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वस्थ बने रहते हैं। इन रसायनों का, खरपतवार नाशी जो रसायन होते हैं, इनको छिड़काव करने का जो सबसे उचित समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है, वो पुष्पन एवं बीज बनने से पहले जो समय है, उस समय इनका उपयोग किया जाता है। तो इससे खरपतवार वाले पौधे मर जाते हैं और इस प्रकार से जो है निराई का कार्य किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला जो घ पूछ रहा है, चौथा, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? आपने देखा होगा जो फसल होती है, जो फसल पक जाती है तो फसल को हम काट लेते हैं और फसल को काटने के पश्चात उसके बीजों को अलग किया जाता है भूसे से। तो यही प्रक्रिया आपके थ्रेशिंग कहलाती है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है, थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन से किया जाता है। आजकल यह काम कंबाइन मशीन से किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का संयुक्त रूप होती है। तो ये जो कंबाइन मशीन है वो हार्वेस्टिंग का काम भी करती है और थ्रेशिंग का काम भी करती है, इसीलिए इसको कंबाइन मशीन कहा जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग करके ही उसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनकी फसल कम होती है तो कम उपज होती है, तो उनको बहुत मशीनों की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये किसान जो है उसको फटक करके ही उसको थ्रेशिंग का कार्य कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट कीजिए, उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है, अलग होते हैं? हम खेतों में पौधों की वृद्धि के लिए, अच्छे फसल उत्पादन के लिए उर्वरकों का उपयोग करते हैं और खाद का भी उपयोग करते हैं। तो ये उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। आइए हम इसका अंतर देखते हैं। इसका अंतर हम सारणी बनाकर देंगे, टेबल बनाकर हम देंगे और बिंदुओं के अंदर हम देंगे। आइए देखते हैं। पहले प्रश्न में जैसे उर्वरक का जिक्र किया तो पहले कॉलम के अंदर हम उर्वरक लिखेंगे और उसके अपोजिट दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे खाद। तो पहला अंतर है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण होते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है ये अकार्बनिक प्रकृति को ये होते हैं और ये लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं। जबकि जो खाद होती है यह प्राकृतिक पदार्थ होती है, जो कि गोबर, मानव अपशिष्ट, पशुओं के अपशिष्ट, पेड़ पौधों के अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट होते हैं, इनके विघटन से प्राप्त होती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनका क्या करते हैं, विघटन करते हैं और खाद प्राप्त हो जाती है। दूसरा अंतर देखते हैं। जो उर्वरक होते हैं इनसे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा होता है, ये मिट्टी की स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इससे हमारा टॉपिक से अलग हो जाएगा ये। तो थोड़ा इससे जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक खाद्यों को, ये प्राप्त नहीं होता है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। जबकि जो खाद होती है, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा के अंदर ह्यूमस प्राप्त होता है। अगला अंतर, तीसरा अंतर, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। तो ये जो उर्वरक बनते हैं ये फैक्ट्रियों के अंदर बनते हैं, कारखानों के अंदर बनते हैं। जबकि जो खाद होती है ये खेतों के अंदर बनाई जाती है, इसका निर्माण फैक्ट्रियों के अंदर उर्वरकों की तरह नहीं होता है। जो चौथा अंतर है, अंतिम अंतर है, वो है कि जो उर्वरक है पादप में पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये बहुत अधिक मात्रा के अंदर इन उर्वरकों के अंदर पाए जाते हैं। पादप पोषक बहुत अधिक मात्रा के अंदर होते हैं। जबकि जो खाद होती है, खाद के अंदर ये पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ हमारा ये अंतर इनके पूरे होते हैं उर्वरक खाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमको इसी प्रश्न के अंदर दो चीज़ पूछ रहा है। एक तो सिंचाई क्या है, सिंचाई की परिभाषा हमको देनी है, और जल को संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन करना है। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं सिंचाई क्या होती है। सिंचाई विभिन्न अंतरालों पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। विभिन्न समय अंतरालों पर जो खेत है, खेतों के अंदर हम पानी देते हैं पौधों को, वो क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई को जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की जो दो आधुनिक विधियां हैं, इन आधुनिक विधियों को जिनसे जल का संरक्षण, जल की बचाव होता है, वो विधियाँ छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। आइए अब हम इनके बारे में देखते हैं, समझते हैं हम विस्तार से।
छिड़काव तंत्र, इसको इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे इसका नाम है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग विशेष रूप से जो असमतल भूमि होती है, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है, उस भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इनमें क्या होता है, उधर पाइपों के सिरों पर घूम सकने वाली नोजल लगे होते हैं। चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, आप इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं तो कुछ पाइप उधर यानी कि ऊपर की ओर खड़े निकले हुए हैं, इनके ऊपर नोज़ल लगी हुई होती है। ये नोज़ल जो होती है क्या हो सकती है, घूम सकती है। तो ये उधर पाइपों में नोज़ल क्या होती है, घूम सकने वाली नोज़ल लगी हुई होती है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से जुड़े हुए होते हैं। जो उधर पाइप हैं आप इसमें अंदर देख रहे हैं, कुछ निश्चित दूरी पर जो है ये मुख्य पाइपों से, जो खेत में आप देख रहे हैं बिछे हुए भूमि के समीप, भूमि के ऊपर, ये क्या है, मुख्य पाइप है। तो मुख्य पाइपों से क्या होते हैं, ये उधर पाइप क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, आप चित्र में देख रहे हैं जो पंप है ये जल के स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो इस पंप की सहायता से, इस मोटर की सहायता से पानी जो ज़मीन के समीप, ज़मीन पर जो मुख्य पाइप बिछे हुए हैं इनमें जब भेजा जाता है तो पानी क्या होता है, इन नोजल से क्या होता है, बाहर निकलता है और पानी का क्या होता है, छिड़काव होता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार से होता है जैसे वर्षा हो रही हो। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, छिड़काव होता है, नोजल से पानी बाहर निकलता है। छिड़काव बलुई मृदा के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। जो जहाँ की मृदा बलुई होती है वहाँ के लिए ये जो छिड़काव करने की विधि है, पानी देने की पौधों को, ये विधि क्या है, बहुत ही उपयोगी है। और वैसे ये जो असमतल भूमि होती है वहाँ के लिए ये विधि क्या है, बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत उपयोगी होती है। आइए दूसरी जल संरक्षण करने वाली विधि देखते हैं। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी इसको कहा जाता है, जैसा इसका नाम है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे ही पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है, पौधों की जड़ों के अंदर गिरता है। फलदार पौधों के जो बगीचे होते हैं उनमें वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें बूंद बूंद कर पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, बेकार नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इसमें जो पानी है वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके जा रहा है और सीधे ही पौधों की जड़ों को पहुंचता है, इसलिए व्यर्थ नहीं होता है। यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। वास्तव में जो राजस्थान जैसा प्रदेश है, रेगिस्तानी प्रदेश है, वहाँ के लिए विधि क्या है, वरदान है। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं यह हमारा ड्रिप सिस्टम का है। यहाँ पर जो पाइप हैं, पाइपों से छिद्र हैं जो कि सीधे पौधों की जड़ों के अंदर पानी पहुँचा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है पूरा। प्रश्न नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, एक विशेष प्रकार की जो फसलें होती है एक विशेष ऋतु के अंदर होती है। वैसे आजकल तकनीकी का प्रयोग करके लगभग हर ऋतु के अंदर लगभग हर प्रकार की फसलें प्राप्त हो जाती हैं, वो विशेष परिस्थितियों की बात होगी। लेकिन सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से यदि हम बात करें तो हर एक फसल को प्राप्त करने की, हर एक फसल के उगने की क्या है, एक निश्चित ऋतु होती है। तो इसमें यही कह रहा है, अगर हम खरीफ की फसल को, जैसे गेहूं की फसल है, इसको हम खरीफ में, क्योंकि ये जो है रबी की, अगर इसको खरीफ में उगाएं तो क्या होगा। देखिए जो गेहूं की फसल एक रबी की फसल होती है, रबी के मौसम में उगाई, रबी की ऋतु के अंदर उगाई जाती है। तो अगर इसको यदि हम इसमें उगाएं तो क्या होगा। देखिए खरीफ ऋतु के अंदर वर्षा अधिक होती है, वर्षा की अधिकता होती है। तो वर्षा की अधिकता होती है तो अगर हम इस ऋतु में, अगर खरीफ ऋतु में अगर हम इसको उगाएंगे तो इस मौसम में पानी की अधिकता के कारण से गेहूं के जो पौधे हैं, पौधों की जो जड़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, सड़कर ख़राब हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगी, फसल हमारी ख़राब हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को जो है हम खरीफ ऋतु में नहीं उगाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। हम खेत में फसल लगातार उगाते जाते हैं तो कई किसान भाई तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए खेत में यदि लगातार फसल उगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता के अंदर कमी आ जाती है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
इसलिए खेत में लगातार फसलों को नहीं उगाना चाहिए, फसलें नहीं उगानी चाहिए। अब इसका समाधान क्या किया जाए? इस समस्या के समाधान हेतु भाई मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, पोषक तत्वों की कमी नहीं हो, इस समस्या का जो समाधान, इस समस्या का समाधान ये है कि कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही खाली छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई फसल नहीं बोनी चाहिए, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों क्या हो जाती है, पुनः पूर्ति हो जाती है। और इसका एक तरीका और है, हम फसल चक्रण अपनाएं, अर्थात हम लगातार एक ही किस्म की फसल न उगा करके हम बदल बदल कर फसल बोएं, कि जैसे हमने गेहूं की फसल बोली, गेहूं की फसल के बाद हम कोई दाल की फसल बोएं, तो इस प्रकार से हम जैसे भी वहाँ की जलवायु होती है, जलवायु के अनुसार, लेकिन एक ही प्रकार की यही लगातार या नहीं गेहूं की फसल उगाए जा रहे हैं, तो हम फसल चक्रण अपना कर भी हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, खरपतवार क्या है, उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार के बारे में हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, देखते हैं। खरपतवार विस्तार से इस प्रश्न में पूछे, खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। हमने देखा होगा, आप लोगों ने किसी ने अनुभव किया होगा, और जो विशेष रूप से कृषक परिवार से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो जानते हैं कि कई पौधे होते हैं जो मुख्य फसल होती है, फसल के साथ साथ मुख्य पादप होता है, उसके साथ साथ कई पौधे अनावश्यक रूप से उग जाएंगे, अवांछित रूप से, ये पौधे खरपतवार कहलाते हैं। इन पौधों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं के पौधे के साथ बथुआ होता है, जिसका खाने के लिए प्रयोग होता है, ये एक खरपतवार है, तो ये खरपतवार का पौधा उगाता है। लेकिन ज़्यादातर जो खरपतवार होती हैं वो हानिकारक होती हैं, पौधों को तो वो नुकसान पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी, इसलिए खरपतवारों का जो उगना अच्छा नहीं माना जाता है। अब खरपतवारों पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा? यदि उग गए हैं तो भैया, चूँकि पौधों के लिए हानि कर रहे हैं, हानिकारक हैं, तो खरपतवार नियंत्रण हम 2 तरीक़ों से करते हैं। एक तरीका है भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, दूसरा तरीका है रसायनों के द्वारा, केमिकल्स का प्रयोग करके। आइए पहले हम देखते हैं भौतिक प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में जो खरपतवार के पौधे होते हैं, खरपतवार के पौधों को हाथ से जड़ की सहायता से उखाड़ दिया जाता है। हाथ से पकड़ा, उसको खींच कर जड़ सहित ज़मीन से उखाड़ देते हैं, अथवा भूमि के पास से ही हम समय समय पर उसको हम काट देते हैं। ये जो काटने का काम है हम एक यंत्र के द्वारा करते हैं, जो कृषि में काम आता है। इस यंत्र को खुरपी अथवा हैरो कहा जाता है। खुरपी अथवा हैरो की सहायता से उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो ये हुई भौतिक तरीका। दूसरा है रसायनों के द्वारा। कुछ केमिकल्स हैं, ये केमिकल खरपतवारनाशी रसायन कहलाते हैं, जैसे 2,4-D जैसे खरपतवारनाशी रसायनों का खेतों में समय समय पर छिड़काव करके हम क्या कर सकते हैं? खरपतवार पर नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो इन पर जैसे हम ऊपर देख चुके हैं, तो खरपतवार पर जिन रसायनों को छिड़काव का जो सही समय होता है वो क्या होता है? वो पुष्पन के समय का होता है, जिस समय पुष्प बन रहे होते हैं या बीज बनने से पहले की प्रक्रिया होती है, उस समय में इनका छिड़काव करना सबसे अच्छा माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो कुछ यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं, ये उल्टे सीधे क्रम में, इनका सही क्रम में नहीं है कि यहाँ पर जो फसल, गन्ने की फसल हमारी तैयार हो जाए। देखिए पहले नंबर पर दिया है फसल को चीनी मिल में भेजना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम फसल, सबसे पहले फसल हो जाएगी हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये दूसरा सिंचाई करना, तीसरा कटाई, चौथे नंबर पर बुआई दी हुआ है, पाँचवें नंबर पर मिट्टी तैयार करना, छठे नंबर पर खेत की जुताई करना और सातवें नंबर पर खाद देना है। सब ये जो है गन्ने की फसल के चरण, लेकिन ये क्या है? उल्टे सीधे क्रम में। आइए इनको हम सही क्रम से इनको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? देखिए सबसे पहले जो कृषि चरण होता है, कृषि होती है, कोई भी चीज़ हम की फसल उगाएंगे तो पहला काम होता है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला काम है, इसमें उलट पलट करके मिट्टी का किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले खेत में मिट्टी तैयार की जाएगी, और मिट्टी जब तैयार हो जाएगी, दूसरे नंबर का काम जो करेंगे हम क्या करेंगे? खेत की जुताई करना। हल की सहायता से खेत की क्या होती है? जुताई होती है। फिर जब खेत की जुताई कर देते हैं तो उसके बाद की जाती है बुआई। जो भी फसल हम उगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गन्ने की फसल की बात हो रही है, तो यहाँ पर गन्ने की फसल प्राप्त करने के लिए गन्ने की कलम, गन्ने की कर्तन खेतों के अंदर लगाई जाती है। अब जब उनसे पौधे उगाएंगे तो उसमें हम खाद देंगे, जिससे पौधों की सही वृद्धि हो जाए। बुआई के पश्चात जो चौथे नंबर का चरण आएगा वो क्या आएगा? खाद देना। और खाद देने के पश्चात जो पाँचवां चरण है सिंचाई करना, कि पौधों को समय पर उनकी स्वस्थ वृद्धि हो सके, उनको पानी देना आवश्यक होता है। तो सिंचाई खेत में समय पर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और सिंचाई के बाद जब
पौधे पर्याप्त वृद्धि कर लेते हैं अर्थात फसल पक जाती है, उस समय उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। छठे नंबर का जो हमारा स्टेप चरण होगा वो होगा कटाई करना। और जब फसल कट जाती है तो फसल कटाई के पश्चात अर्थात जब गन्ने की फसल हमारी पक गई है तो उसके बाद हम उसको करेंगे, कटाई के बाद उसको फसल को चीनी मिल के अंदर भेजा जाएगा, जिससे कि चीनी हमको मीठी मीठी चीनी प्राप्त हो जाती है, जिसका हम विभिन्न व्यंजन बनाने में, मिठाई बनाने में उपयोग हम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है पहेली, वर्ग पहेली, यानी कि हमको वर्गों के अंदर पहेली पूरा करना है। देखिए पहेली जो होती है, पहेली को हमारों को जो करने का जो तरीका है वो क्या है, इसमें ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ओर संकेत दिए होते, स्टेटमेंट दिए होते, उनसे हमको शब्द निकालना होता है। तो हमको कहीं ना कहीं उन शब्दों के ऊपर से नीचे का और बाएं से दाएं का कॉम्बिनेशन हमको बैठाना पड़ता है, तब हमारा सही उत्तर आता है। देखिए पहला हमारा है ऊपर से नीचे। पहला बिंदु कहता है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। सिंचाई के कई तरीके हैं, पारंपरिक कई पारंपरिक तरीके हैं। तो अब उसका जो संबंध बैठना चाहिए वो किससे बैठना चाहिए देखते हैं हम। और बाएं से दाएं शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो इस दोनों में कोई संबंध हमारा बैठना चाहिए। आइए देखते हैं हम। देखिएगा पहले ऊपर से नीचे है जो सिंचाई का पारंपरिक तरीका है वो आता है रहट, और जो शीत ऋतु में फसल उग रही है वो फसल क्या कहलाती है, रबी की फसल। तो हमारा ऊपर से नीचे में कॉम्बिनेशन बैठ गया, र मिल गया, और बाएं से दाएं में एक नंबर में हमारा र मिल गया, यानी कि रबी। तो ये दोनों में हमारा ये इस प्रकार से बैठ जाता है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा ऊपर से नीचे में क्या है। दूसरा ऊपर से नीचे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की देखभाल करना। देखिएगा जो 2 नंबर में ऊपर से नीचे में जो पशुओं की देखभाल करनी है ये कहलाता है पशुपालन। क्या कहलाता है, पशुपालन। तो 2 नंबर में ऊपर से नीचे आएगा, पशुपालन हमारा आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊपर से नीचे 3 नंबर, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु में जो बोई जाने वाली फसल है वो फसल क्या कहलाएगी, वो फसल क्या कहलाती है। आइए देखते हैं। जो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है वो फसल क्या कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है, खरीफ। तो 3 नंबर ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, खरीफ आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं। फसल पक जाने के बाद फसल काटना। 6 नंबर ऊपर से नीचे फसल पक जाने के बाद फसल को काटना। तो जो फसल हमारी पक गई तो फसल पकने के पश्चात फसल क्या होती है, कटाई होती है। तो हमारे क्या आ जाएगा इसके अंदर, कटाई। 6 नंबर ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, कटाई। आइए अब हम बाएं से दाएं देखते हैं। बाएं से दाएं में पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। जो शीत ऋतु में फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों को क्या कहा जाता है, शीत ऋतु में जो उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो फसलें आपके क्या कहलाती हैं, वो फसलें आपके रबी फसल कहलाती हैं। बाएं से दाएं में क्या जाएगा, रबी। तो देखिए हमारा ऊपर से नीचे 1 नंबर में हमारा कॉम्बिनेशन बैठ गया रहट, और इसमें बैठ गया हमारा रबी। आइए अब हम चलते हैं 4 नंबर, एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। जो एक ही किस्म के, एक ही प्रकार के पौधे, जैसे गेहूं के पौधे उग रहे हैं, जैसे आम के वृक्ष उग रहे हैं, जैसे चने के पौधे उग रहे हैं, सरसों के उग रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको हम कहते हैं फसल। देखिए 4 नंबर बाएं से दाएं ये क्या कहलाते हैं, आपके फसल कहलाते हैं। अब देखिए इसमें 2 ऊपर से नीचे 2 नंबर पर इसमें पशुपालन में ला आता है और फसल का ल मिलता है। तो मैंने बताया देखो बाएं से दाएं से भी मैचिंग बैठती है और ऊपर से नीचे भी मैचिंग बैठती है। तो इसमें हमारा चौथे नंबर पर फसल आ जाएगा। आइएगा 5 नंबर, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। पौधों को पोषक प्रदान करने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे। देखिए ये जो पोषक पदार्थ जो खाद भी देते हैं पोषक पदार्थ पौधों को, लेकिन उर्वरक भी देते हैं। तो उर्वरक जो होते क्या होते हैं, रासायनिक होते हैं। इसने कहा है रासायनिक, तो इसके अंदर क्या आएगा, 5 नंबर बाएं से दाएं में उर्वरक आ जाएगा। अब देखिए छठे नंबर का जो हमारा ऊपर से नीचे था उसमें था फसल पक जाने के पश्चात। तो उसमें हम क्या करते हैं, फसल हम कटाई करते हैं। तो 6 ऊपर से नीचे में आ गया कटाई और उर्वरक का क। तो देखिए इधर हमारा बाएं से दाएं मिलान हो गया और ऊपर से नीचे हमारा मिलान हो गया है।
आइए अब हम देखते हैं 7 नंबर, बाएं से दाएं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। देखिएगा, निराई, और ऊपर से नीचे छठे में क्या है? कटाई, तो कटाई का ई और निराई। तो इस प्रकार से बाएं से दाएं, और इसमें क्या हो जाता है? मिलान हो जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये इस लेसन के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को इन उत्तरों को आपने समझा है। धन्यवाद।